नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम स्वच्छंदतावाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने अपनी पिछली कक्षा में स्वच्छंदतावाद के बारे में संक्षिप्त रूप से परिचय प्राप्त किया। आज हम स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वच्छंदतावादी जो सिद्धांत है, इसका उद्भव जैसा कि हमने बताया था कि स्वच्छंदतावादी काव्य जो लहर थी वह लगभग 1798-1850 के बीच इंग्लैंड और जर्मनी में सर्वप्रथम आई और इस लहर ने काव्य के साथ साथ साहित्य के साथ साथ आलोचना को भी प्रभावित किया था। लेकिन ये स्वच्छंदतावादी जो आंदोलन है वह इंग्लैंड और जर्मनी में प्रारंभ होने के लगभग 20 वर्षों के पश्चात फ्रांस में प्रारंभ होता है। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि उस समय जिस समय इंग्लैंड और जर्मनी में ये सिद्धांत या ये तत्व अपने उन्नति के स्थान पर या प्रारंभ के स्तर पर था, उस समय फ्रांस में नवशास्त्रवादी जो दृष्टिकोण था उसे राज्याश्रय प्राप्त था। इसलिए स्वच्छंदतावाद का उद्भव वहाँ देर से हुआ। अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावाद के उद्भव में प्रथम रचना के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी साहित्य के संदर्भ में लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में सर्वप्रथम नवशास्त्रवादी बंधनों को तोड़कर अपनी काव्यधारा को नितांत व्यक्तिक मानकर वर्ड्सवर्थ ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। फिर भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में प्रथम रूप से स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ होने के बावजूद भी अंग्रेजी में स्वच्छंदतावादी आंदोलन के उन्नयन की गति धीमी रही और इसके बनिस्पत जर्मनी में इस आंदोलन ने 1798 के आसपास ही बहुत तीव्र प्रगति की। यही कारण है कि जर्मनी में स्वच्छंदतावादी सौंदर्य शास्त्र, स्वच्छंदतावादी दर्शन एवं स्वच्छंदतावादी साहित्य शास्त्र का सृजन अंग्रेजी साहित्य से पहले हो गया। जर्मनी में इस आंदोलन के सैद्धांतिक प्रवर्तक फ्रेडरिक श्लेगल को माना जाता है। इंग्लैंड एवं जर्मनी के अतिरिक्त फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, पोलैंड, अमेरिका, भारत आदि देशों में स्वच्छंदतावादी आंदोलन अमौलिक है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन आया वह दूसरे देशों से ग्रहित किया गया है। भारत में स्वच्छंदतावादी जो प्रभाव है वह सर्वप्रथम अंग्रेजी के माध्यम से कदाचित बंगाली साहित्य में पहले ग्रहित किया गया। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव बंगाली साहित्य पर पहले पड़ा और हिंदी में इस स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उदय अंग्रेजी साहित्य और बंगला साहित्य के प्रभाव स्वरूप 20वीं सदी के द्वितीय दशक में हुआ, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के नाम से भी जानते हैं। इस छायावाद में स्वच्छंदतावादी जो विशेषताएं हैं वह प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती है। छायावाद और स्वच्छंदतावाद के इस साम्य का उल्लेख करते हुए शिवकरण सिंह ने अपने प्रबंध स्वच्छंदतावाद एवं छायावाद का तुलनात्मक अध्ययन में लिखा भी है कि स्वच्छंदतावाद एवं छायावाद की मूल प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करने पर साम्य दृष्टिगोचर होता है। दोनों में सौंदर्य भावना, प्रकृति प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, आत्म अभिव्यंजना, नीति विद्रोह, रहस्य भावना, प्रकृति प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, देव कथा तथा प्राचीन संस्कृति के प्रति व्यामोह, प्रतीक योजना, निराशा, पलायन, अहम के उदात्तीकरण और सृजन की अस्पष्टता के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार शिवकरण सिंह ने छायावादी और स्वच्छंदतावादी जो विशेषताएं हैं उनमें समानता बताकर ये बताया है कि भारत में या हिंदी साहित्य में इस सिद्धांत का उदय 20वीं सदी के द्वितीय दशक में होता है। अब हम स्वच्छंदतावाद की कुछ विशेषताओं का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि स्वच्छंदतावाद की जो पहली विशेषता है वह है व्यक्तिवाद और आत्मनिष्ठा। स्वच्छंदतावादी काव्य हेतु आत्मतुष्टि एवं आत्म अभिव्यक्ति मानते हैं।
स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वे मानते हैं कि काव्य का हेतु, काव्य का कारण क्या है, स्वयं की अभिव्यक्ति करना या स्वयं की तुष्टि करना ही स्वच्छंदतावाद का उद्देश्य है। ये कवि विशिष्ट प्रतिभा से युक्त माना जाता है जो अपनी स्वतः स्फुरित आत्मा अनुभूतियों को शब्द देने के लिए स्वच्छंद होता है और विवश भी होता है। विवश इसलिए कि उसमें भावों का आवेग, उसकी अनुभूतियों का आवेग इतना अधिक होता है कि उसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य सृजन या कला सृजन की ओर प्रेरित होना पड़ता है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड, इसी प्रकार से हिंदी में निराला जी का अनामिका काव्य संग्रह, प्रसाद का आंसू, महादेव जी के गीत आदि व्यक्ति स्वरों से ओतप्रोत है। दूसरा ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, संक्षेप में हम देखेंगे कल्पना विलास। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि शास्त्रीयवादी परंपराओं के अनुसार कल्पना पर, स्वच्छंदतावाद से पहले का जो वाद चल रहा था वह था शास्त्रवाद, उसके अनुसार कल्पना पर विवेक का अंकुश होना चाहिए, परंतु स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना के स्वच्छंद प्रवाह में विश्वास करते हैं। कल्पना को अतिशय महत्ता दिए जाने के कारण ही स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति में ईश्वर की सत्ता का अनुभव भी करने लगते हैं। ये उनकी कल्पना की अतिशयता ही है जिसके कारण वह प्रकृति में ईश्वर की अनुभूति या ईश्वर का अनुभव करते हैं। तीसरी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है भावों की अतिशयता, या हम कह सकते हैं भाव प्रवणता। स्वच्छंदतावादियों ने भाव व्यंजना, भावुकता और भावों के सहज उच्चारण पर यानी अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया है। वे ये मानते हैं कि भावों का जो आवेग है उसे अभिव्यक्त करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में भावों की अतिशयता दिखाई देती है। महाकवि वर्ड्सवर्थ तो कविताओं का भावों का सहज उच्छलन ही मानते हैं। हिंदी में भी कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये जो बातें कही गई है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि स्वच्छंदतावादी मानता है कि भावों की अतिशयता साहित्य की मुख्य विशेषता है, और इस भाव अतिशयता के कारण ही हम देखते हैं कि रोमांटिक साहित्य में, स्वच्छंदतावादी साहित्य में अवसाद, निराशा, दुख, करुणा, वेदना की प्रचुरता दिखाई देती है। महादेवी जी के गीत वेदना में अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर रूप से प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी में भी शैले की कविताएं, किट्स की नाइटिंगेल इत्यादि जो कविताएं हैं वह भावों की अतिशयता के अद्भुत उदाहरण हैं। स्वच्छंदतावाद की अगली विशेषता है अतीत प्रेम के साथ साथ भविष्योन्मुख दृष्टि। वस्तुतः सुदूर का जो सम्मोहन है, जिसे हमें पाश्चात्य विचारकों के द्वारा जो इसकी कोटेशन दी गई, परिभाषा दी गई, उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने माना है कि ये दूर का सम्मोहन है स्वच्छंदतावाद। और ये जो दूर का सम्मोहन है ये कल्पना अतिरिक्त का परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि जो पास की वस्तु है उससे बहुत अधिक परिचित होने के कारण वह अपना आकर्षण खो बैठती है। इसी कारण से पास से अधिक दूर, सुपरिचित से अपरिचित एवं अनजान, वर्तमान से भूत या भविष्य की ओर उड़ान स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति बनी। इस युग के कवि नए नए विषयों की खोज में तल्लीन रहते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि इस दुखद यथार्थ संसार से, जो ये संसार वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है, जो यथार्थ है, इससे वे दुखी होकर स्वर्णिम अतीत या भव्य भविष्य एवं काल्पनिक स्वर्ग की ओर ललचाई दृष्टि से देखते हैं। या तो वह ये मानते हैं कि जो हमारा अतीत था वो बहुत ही अधिक सुंदर था, या इसके अतिरिक्त जो भविष्य है उसकी जो कल्पना है वह उसमें सुंदर स्वप्न की कल्पना करते हैं। जो पास में यथार्थ उनको अनुभव होता है उसको वह अब अति परिचितता के कारण वह उनके लिए उतना आकर्षण का विषय नहीं होता। हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपनी नाविक से चले जाने के लिए जो कविता लिखी है, ले चल मुझे भुलावा देकर, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रकार से यथार्थ से या जो परिचित है, जो सन्निकट है, उससे दूर जाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्वच्छंदतावाद की अगली विशेषता हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रति
प्रेम। स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वह प्रकृति के अनंत प्रेमी हैं। प्रकृति के साथ उनका ये लगाव हम छायावाद में भी देखते हैं, और छायावाद जो स्वच्छंदतावाद का ही एक रूप है, ये प्रकृति को सचेतन सत्ता के रूप में देखते हैं। प्रकृति के भीतर वह विश्वात्मा के दर्शन करते हैं। वर्ड्सवर्थ, शैले, प्रसाद, महादेवी, पंत सभी में हमें प्रकृति के प्रति यही भाव दृष्टिगोचर होता है। एक बात और है कि स्वच्छंदतावादियों का जो प्रकृति वर्णन है वह व्यक्तिक है। यदि कवि दुखी है तो प्रकृति भी उसे अपने साथ दुखी दिखाई देती है, यदि कवि प्रसन्न है तो प्रकृति भी उसके साथ हंसती गाती हुई दृष्टिगोचर होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने स्वच्छंदतावादी साहित्य के अंतर्गत देखी। आगे की कक्षा में हम स्वच्छंदतावाद की अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।